हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति और आप मुझे देख रहे हैं जॉब एस्पायर हब चैनल पे। आज हम एक बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बार्क की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसको कि हम एक तरीके से जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द वेरी वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है ये। और यहाँ पे जो है इन्होंने फिलहाल में साइंटिफिक ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को रिलीज किया है। चलिए देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहने वाले हैं। मेक श्योर इनका एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। उस ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा जियोलॉजी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंजीनियरिंग, और भी बहुत से फील्ड के स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल है। तो लगभग आप कह सकते हो कि साइंस बैकग्राउंड में जितनी भी फील्ड पाई जाती है, सारी की सारी फील्ड जो है यहाँ पे एलिजिबल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से बच्चे इसको फुलफिल करने वाले हैं। तो इस पोस्ट को जो है नाम दिया जाता है OCES एंड DGFS, और क्योंकि ये 2025 के लिए रिलीज किया गया है तो इसको OCES DGFS 2025 कहा जाता है। टुगेदर वी कॉल इट एज अ बार्क OCES एंड DGFS 2025। ठीक है, ये जो पीडीएफ मैं अभी फिलहाल में आपको समझाने वाली हूँ, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस पीडीएफ में वैसे तो आपको सब कुछ ही, मतलब अपने सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। लाइक ट्रेनिंग स्कीम हो गया, ग्रेड एंड पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबल डिसिप्लिन, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, ट्रेनिंग स्कूल के बारे में, उसके बाद किस तरीके के एडमिशन डिसिप्लिन होंगे, कौन से डीजीएफएस इंस्टीट्यूट्स होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, कैटेगरी एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर एलिजिबल एज एज वेल एज लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटी, सब कुछ मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हैं लगभग 42 पेजेस का जो है पूरा पीडीएफ है। सारा पीडीएफ तो पढ़ के बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में जो है सारे के सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। लेकिन क्योंकि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जो है इसको एक तरीके से डाउनलोड करके A to Z चीजों को पढ़ सकते हैं और अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। जैसे मैंने कहा, मैक्सिमम बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप अपने एकेडमिक टाइम में, चाहे 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, BSc MSc में अगर आपने अच्छे खासे नंबर स्कोर किए हैं तो आप यहाँ पे जो है एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं और समझाते हैं, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को जो है अपनी लाइफ में 2 बार दिया है, तो मेरा भी एक्सपीरियंस इस एग्जाम को जो है लेकर थोड़ा बहुत है। तो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बार्क है, बार्क ट्रेनिंग स्कूल, इट प्रोवाइडेड 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, OCES एंड DGFS। ठीक है, उन सब डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए जो कि अपना करियर जो है न्यूक्लियर साइंस या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं। ये जो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको नाम दिया जाता है, पहले का नाम है OCES, जिसका फुल फॉर्म है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। इसके अंडर में जो है ज्यादातर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट चले जाते हैं एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स चले जाते हैं। और दूसरा है दैट इज DGFS, जो कि है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जो है ये एक फेलोशिप स्कीम है जिसके अंडर जो है आप एमटेक भी कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको OCES एंड DGFS के नाम से क्यों, मतलब कि एक तरीके से बुलाया जाता है। अगर आपने सक्सेसफुली, मतलब कि इनका जो स्कीम है एग्जाम वगैरह का, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आपने सक्सेसफुली उन ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया तो आपको एज अ साइंटिफिक ऑफिसर C जो है पोस्ट किया जाता है वन ऑफ द DAE यूनिट में और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में। ऑब्वियसली इसके साथ साथ जो है आपको बहुत अच्छी सैलरी भी यहाँ पे दी जाती है। DAE जो है इंकरेज करता है इक्वल वर्कफोर्स, इसीलिए ये इंकरेज करते हैं कि वुमेन कैंडिडेट्स भी जो है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उनके लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। चलिए बात कर लेते हैं OCES के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप OCES के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लेने के बाद आपको 1 ईयर का ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है, जिसे हम मेनली सिंपल भाषा में कह सकते हैं आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, और ये ट्रेनिंग जो है आपको 2 बार ट्रेनिंग स्कूल में मिल सकती है, एक मुंबई में सिचुएटेड है, एक हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपको ट्रेनिंग ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, दैट इज TSO के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको मिनिमम 35% स्कोर करना होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और 50% एग्रीगेट आपको ओवरऑल स्कोर करना होता है। और जब आप इन सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लेते हो तो उस केसेस में जो है सक्सेसफुल TSO को पोस्ट किया जाता है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर
सी इन वन ऑफ द फॉलोइंग डीएई यूनिट। अब डीएई यूनिट यानी कि कौन कौन से सेंटर में जो है आपको एज अ जॉब पोस्ट मिल सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको पोस्ट किया जा सकता है, जिसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग, जिसको कि हम कहते हैं, दैट इज मुंबई। आईजीसीआर दैट इज इन कलपक्कम। आरआर कैट दैट इज इन इंदौर। वीईसीसी एट कोलकाता। Heavy Water Board that is at Mumbai, Nuclear Fuel Complex that is at Hyderabad, Board of Radiation and Isotope Technology that is at Mumbai, Nuclear Power Corporation of India Limited that is NPCIL that is situated in Mumbai. इसके अलावा जो है दैट इज भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड दैट इज इन कलपक्कम। इसके अलावा यूसीआईएल में दैट इज जादूगुड़ा में, या फिर एएमडी में दैट इज इन हैदराबाद, या फिर डीसीएससीएम में दैट इज इन मुंबई। यानी इनमें से किसी भी डीएई यूनिट में जो है आपको एज अ साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट किया जा सकता है। आपकी प्लेसमेंट जो है इनमें से किसी भी हेड ऑफिस में जो है एक तरीके से हो सकती है। तो उसके लिए जो है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए आपको रेडी रहना, ठीक है। कहीं पे भी जो है बोला गया है कि सक्सेसफुल एलोकेशन आपका करवाया जा सकता है इनमें से किसी भी यूनिट में। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर देखा गया है ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर इन इंजीनियरिंग, यानी कि मान लीजिए अगर आप स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग फील्ड से अप्लाई कर रहे हो, डिसिप्लिन हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हु performance meet a minimum eligibility criteria are allowed to enroll for MTech in the Homi Bhabha National Institute, a deemed to be university। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से अप्लाई कर रहे हो और आप सक्सेसफुली जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हो तो उस केस में आपको एमटेक के लिए भी एलिजिबल माना जाएगा, जिसको कि आप होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। Other TSO may enroll for the postgraduate diploma at HBNI and would be issued PGD if their academic performance is above specific threshold। और अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए भी जो है एलिजिबिलिटी मिल सकती है एट HBNI, ठीक है। अब डीए यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ओसीईएस के बारे में बात कर लिया। डीए यूनिट जो कि एक तरीके से ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, जिसको कि हम डीजीएफएस के नाम से जानते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को जो है दैट इज अगर आप डीजीएफएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 ईयर का डीए ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर द एकेडमिक सेशन बिगिनिंग इन 2025। तो एक तरीके से जो है यहाँ पे अंडर दिस स्कीम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सेल्ड इन द सिलेक्शन इंटरव्यू for the BARC training school program and who have also independently secured admission for the MTech in select institute and specialization that is mentioned in the table 3 in the same academic year in which they are selected for the OCES are paid stipend and tuition fee to pursue the MTech degree while training their employment in DAE। यानी कि यहाँ पे जो है आपका 2 ईयर का एक तरीके से ट्रेनिंग हो सकता है, और अगर आपका एमटेक में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो एमटेक की जो भी फी वगैरह लगेगी उसको जो है ऑब्वियसली यहाँ पे बार की तरफ से ही उसको एक तरीके से आपको दिया जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है 1 ईयर कोर्स वर्क एट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो कोर्स वर्क यहाँ पे चलेगा, जो ट्रेनिंग चलेगी जो कि आपके लिए 1 ईयर की हो सकती है, उसको आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि क्या क्या ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग में चले गए हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ डायरेक्टली जो अगला पोस्ट होगा वो आपके लिए कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप जिस ट्रेनिंग में आपको एडमिट किया जाएगा ऑब्वियसली आपको उसमें बहुत बेटर परफॉर्मेंस शो करना होता है। ऑन ज्वाइनिंग दे आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट अंडरटेक अ 4 month of orientation course for the DGFS fellow at a BARC training school मुंबई। यानी कि मान लीजिए आप एमटेक के लिए सेलेक्ट हो गए हो तो ऑब्वियसली आपकी एमटेक की पढ़ाई होगी, लेकिन मान लेते हैं एमटेक कंप्लीट करने के बाद आपको जो है डीजीएफएस को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, तो उससे पहले आपको 4 महीने के लिए जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेनिंग के बाद आप एक फिर से एकेडमिक फील्ड में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मौका मिलेगा। द प्लेसमेंट ऑफ DGFS fellow on successful completion of DGFS program will only be at BARC। प्लेसमेंट कैन बी एट एनी ऑफ द बार्क फैसिलिटीज लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने बात की थी, डीए यूनिट के बारे में बात की थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको कितना मिलेगा, तो अगर आप OCES के TSO हो, यानी कि ट्रेनिंग जब कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको 74,000 पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, और वन टाइम जो है दैट इज बुक अलाउंस मिलेगा 30,000 का। डीजीएफएस को जो है मिलेगा 74,000 पर मंथ फॉर द 2 ईयर, क्योंकि वहां पे 2 साल का है,
और जो एमटेक के आपके पैसे लग रहे होंगे, चाहे वो ट्यूशन फी हो चाहे बाकी सब अमाउंट हो, उसको जो है एक तरीके से रीइंबर्स किया जाएगा। मेनली ट्यूशन फी जो है रीइंबर्स कर दिया जाएगा, और एडिशनल पेमेंट भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि वन टाइम कॉन्टिजेंसी ग्रांट बोला जा रहा है, दैट इज ऑफ 60,000 फॉर एनम for 2 years to meet the MTech project related expenses, along with the additional funding of some rupees 4 lakhs under the BRNS fast track project scheme to purchase equipments consumable deemed necessary for completion of MTech project as per the actual paid। यानी कि आपके जो खर्चे हैं ना एमटेक के, वो काफी हद तक बार की एक तरीके से, यानी कि जो डीजीएफएस है वही एक तरीके से उठा लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे बोर्डिंग एंड लॉजिंग होगा इन डीआई हॉस्टल इज मैंडेटरी फॉर ओसीईएस टीएसओ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। यानी कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उस टाइम पे चाहे ओसीईएस के लिए करें या फिर डीजीएफएस के लिए करें, आपको जरूरी है एक तरीके से डीआई के ही हॉस्टल में आपको रहना होगा। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी फाइनल जिनका सिलेक्शन हो जाएगा मतलब बार के लिए, उनको जो है 3 साल का यहाँ पे एग्रीमेंट एक तरीके से साइन करना होगा। ग्रेड एंड पे स्केल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं सब कुछ हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो इन दैट केस जो है आपका जो दैट इज साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे जो है आपको जॉब मिलेगी, और आपका पे स्केल जो होगा दैट इज इन लेवल 10, दैट इज 56,100 ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बीच में आपको 2 से 3 इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, लेकिन वो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और स्पेशली ये ओसीईएस के बारे में बोला है। डीजीएफएस के बारे में बोला है तो डीजीएफएस के भी 3 से 4 इंक्रीमेंट हो सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, दैट इज इन एमटेक एंड 4 मंथ ओरिएंटेशन कोर्स, जो कि उसके बाद आपको करने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो ये जो यहाँ पे ओसीईएस के 2 और 3 इंक्रीमेंट की बात की है, और डीजीएफएस के दैट इज 3 और 4 इंक्रीमेंट की बात की है, ये इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा, 0 इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। तो ऑल ओवर टोटल मिलाया जाए ना, तो मंथली इमोल्यूमेंट्स जो है 3 इंक्रीमेंट के बाद जब आप ज्वाइन करोगे, और अलॉन्ग विद द डिफरेंट अलावेंस लाइक डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंटल अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस जो होंगे, उसको मिला के जो है आपको लगभग 1,34,000 का अमाउंट मिलेगा मंथली, जो कि बहुत बहुत अच्छा अमाउंट है, राइट। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज आपको जो है यहाँ पे दी जाएगी, जो कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, और इसको आप जो है गो थ्रू कर सकते हैं। कमिंग टू द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर 3 तरीके से हो सकता है। पहला मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो होगा दैट इज आप ओनली एग्जाम के थ्रू जाइए। बार का जो है एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम ये दैट इज मार्च 2025 में शेड्यूल करेंगे। आप ओनली एग्जाम के द्वारा जा सकते हैं। और दूसरा केस है, क्योंकि इसका 2 प्रोसेस है कि आपको जो है एग्जाम देना है, और एग्जाम जो क्लियर कर लेगा उसको जो है एक तरीके से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये 2 तरीका है, लेकिन एग्जाम वाले पोर्शन में भी टोटल 2 चीजें हैं। आप ओनली एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप ओनली एक गेट एग्जाम होता है, ठीक है, गेट एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में होता है, वो गेट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। या फिर एक और एग्जाम यहाँ पे या दैट इज नाइजर के लिए बोला है, नाइजर और सीईएस स्कोर, ठीक है, जिसके पास सीईबीएस और नाइजर सीजीपीए स्कोर हो, ठीक है। तो आप या तो आप एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, आप खाली एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। या फिर आपके पास अच्छा गेट स्कोर है या अच्छा नाइजर या सीईबीएस स्कोर है, तो उसके बेसिस पे भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इन दैट केस आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। या फिर तीसरा केस क्या होता है कि आप एग्जाम भी दें, एग्जाम प्लस आप गेट के स्कोर के बेसिस पे भी अप्लाई करें। और इसी में का एक और ऑप्शन होता है कि आप एग्जाम दें प्लस नाइजर या सीईबीएस स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई करें। ये जो तीसरा वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया ना, इसमें आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार जो है आपको एग्जाम के बेसिस पे या गेट के स्कोर के बेसिस पे कलेक्टिवली देखता है। मान लेते हैं आपने ओनली एग्जाम के बेसिस पे अप्लाई किया, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आपका मतलब आप पूरा ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सेकंड चांसेस की तो कोई बात ही नहीं उठेगी। आप खाली गेट स्कोर या नाइसर स्कोर पे अप्लाई करते हो, मान लेते हैं आपका जो स्कोर है वो बार की कट ऑफ से या उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होता है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
कमिंग टू द थर्ड टाइप, इस केस में क्या होता है, मान लेते हैं आपने एग्जाम एंड गेट स्कोर दोनों के बेसिस पे मतलब भरा है, यानी कि आपने फॉर्म में जो है ये भरा है कि मुझे बार्क जो है इवेल्युएट करे मेरे एग्जाम के बेसिस पे और मेरे गेट स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, मान लेते हैं आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया लेकिन आपका गेट स्कोर अच्छा है, तो इस केस में आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया बट आपका गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं है, तो भी आपको सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सेम गोज विद एग्जाम एंड नाइजर स्कोर का केस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप डबल लेवल पे अपनी पॉसिबिलिटी बढ़ा ले रहे हो, लेकिन इस वाले केस में जो है सिर्फ सिंगल बेसिस पे आपकी पॉसिबिलिटी हो रही है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। अच्छा, ये जो मैंने 3 टाइप बताया आपको, ये तीनों एग्जाम के बाद अगर सेलेक्ट होते हो आप, तो आपको अलग से फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। एग्जाम के लिए जब आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि एग्जाम मैंडेटरी है, एक्सेप्ट अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तब एग्जाम मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज बाकी 2 केसेस में एग्जाम मैंडेटरी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे उनको जो है अपने लिए सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। कुछ जब आप फॉर्म भर देंगे कुछ टाइम के बाद जो है ये आपके लिए एक एलोकेशन ओपन करते हैं, जिसमें कि आपको बहुत से सेंटर दिए जाते हैं, आपको उस सेंटर पे अपनी बुकिंग करनी होती है, मतलब आपको अपना प्रेजेंस बताना होता है कि यस आई एम कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, मेरे लिए ये सीट बुक कर दिया जाए। तो वो सीट आपको वहां पे सेलेक्ट करना होता है, और वो सीट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सेलेक्ट होता है। मान लीजिए आपके घर के पास कोई सेंटर पड़ा है और वहां पे जो है उसका सेंटर का नाम वो मेंशन कर देंगे वेबसाइट पे, आपको वो सेलेक्ट करना होता है। और मान लेते हैं आप लेट हो गए और उस सेंटर में सिर्फ 200 सीटें ही थी और 200 सीटें जो है अलग अलग स्टूडेंट ने अपने लिए बुक कर ली है, तो फिर आपको वो सीट नहीं मिलेगी, फिर आपको कहीं और सेंटर में सीट सेलेक्ट करना होगा, जो कि आपके घर के पास भी हो सकता है, घर से दूर भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, और एडमिट कार्ड भी पब्लिश किए जाएंगे। कोई भी ट्रैवल के लिए जो है ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और आपको ऑनलाइन एग्जाम को अगर आप भरते हो तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, और बार्क जो है आपको स्कोर कार्ड भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा था, सिलेक्शन क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। अब गेट एग्जाम जो होता है उसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और गेट जो जिस गेट स्कोर को लिया जाएगा वो होगा गेट 2023, गेट 2024, गेट 2025, ठीक है। अब देखिए, गेट एग्जाम बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है, तो कौन से सब्जेक्ट का गेट स्कोर एक्सेप्टेबल होगा वो इन्होंने जो है यहाँ पर देके रखा है सेक्शन 4 में, ठीक है। वो हम विजिट कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं आपको सिर्फ गेट सीजीपीए स्कोर या सीजीपीए स्कोर ऑफ सीबीएस या नाइजर के बेसिस पे बोला गया है, तो इन दैट केस आपको सिर्फ इनके स्कोर के बेसिस पे ही सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया। लेकिन देखिए, बार्क ये बात खुद कहता है, ठीक है, बार्क ने यहाँ पे ये खुद कहा है कि हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है सिलेक्शन बेसिस पे, यानी कि आप एग्जाम प्लस स्कोर ये वाला ऑप्शन आप ऑप्ट करें, जिससे कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं। फाइन, यानी कि एग्जाम प्लस गेट स्कोर या एग्जाम प्लस नाइजर स्कोर, ये वाला ऑप्शन आप ऑप्ट कीजिए। मेक श्योर अगर आप सिर्फ स्कोर के बेसिस पे एग्जाम के लिए मतलब स्कोर के बेसिस पे अगर आप सिर्फ अपने लिए सीट बुक कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको जो है कोई भी एग्जाम देने के लिए जो सेंटर अलॉटमेंट है वो नहीं मिलेगा। जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम या फिर अलॉन्ग विद द स्कोर पिक कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है अपना सेंटर सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए, तो सीधी सी बात है आपको कोई कहीं पे भी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, राइट। और जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको एसएमएस, मेल, इन सब के द्वारा जो है मिलता रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। आपको वैलिड अपना ईमेल आईडी देना है, वैलिड फोन नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मेंशन की गई है कि जो बच्चे सिर्फ स्कोर सेलेक्ट करेंगे उनको कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे एग्जाम या फिर एग्जाम प्लस स्कोर का सिलेक्शन करेंगे उनको उनका एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अब अगर बात करते हैं, मान लेते हैं आपने बार क्लियर कर लिया, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आपको मिल सकती है। So candidate applying for OCES and DGFS 2025 may be considered for direct recruitment in the Institute of Plasma Research, Gandhinagar. Such candidate will be governed by the stipendary norms of Institute of Plasma Research and Terms and Service Condition IPR on Absorption. यानी कि डायरेक्टली भी जो है आपको रिक्रूट किया जा सकता है प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में। इंटरव्यू के सिलेक्शन की बात करते हैं, तो अगर आपने एक बार पहला राउंड क्लियर कर लिया, जो कि डायरेक्ट स्कोर है या एग्जाम बेस्ड प्लस स्कोर है या फिर एग्जाम बेस्ड है,
तो उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मुंबई में। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट जो है ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल कर देते हैं, और सिर्फ जियोलॉजी के लिए जो है हैदराबाद में बुलाया जाएगा। अब मई मतलब पॉसिबल चांसेस हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको मई से लेकर जून 2025 के बीच में बुलाया जाए, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे ना उनको अपने इंटरव्यू स्लॉट को एक तरीके से चूज करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा, दैट इज इन अप्रैल 2025। आपसे एडवाइस किया गया है कि आप इस वेबसाइट पे जो है रेगुलरली विजिट करते रहें, दैट इज www.barcosesexam.in। यहीं पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा और इसी वेबसाइट के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका उसमें आपकी मेडिकल फिटनेस को भी चेक किया जाएगा कि मेडिकली भी आपका फिट रहना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा वास्ट रखी गई है, ठीक है। स्पेशली ओसीईएस की बात कर लेते हैं। ओसीईएस में अगर हम बात करें फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारा मेंशन है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोड वाइज इन्होंने मेंशन किया है, लाइक एमई, ठीक है, सीएच। तो ये जो एमई है यहाँ पर, एमई की अगर हम बात करते हैं, दिस इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएच इज केमिकल इंजीनियरिंग, अगेन एमटी इज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ईई जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा ईसी इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, सीएस जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, आईएन यहाँ पे दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गया, और सीई जो है सिविल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये इन्होंने यहाँ पे डिसिप्लिन कोड दे के रखा है, ठीक है। तो अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट में आते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाली है वही चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है। लुक एट दिस। तो ऐसे केस में जो है अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं जिसके कोड के बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो ऐसे केस में आपके पास बीई, बीटेक, बीएससी इन इंजीनियरिंग या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक विथ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स जो है आपका होना चाहिए, चाहे ग्रेड स्केल में चाहे परसेंटेज में, इन वन ऑफ द अबव मेंशन 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो कि अभी जस्ट बताया गया। इसके अलावा एप्लीकेंट हु मीट अबव मेंशन एजुकेशनल क्राइटेरिया ऑप्टिंग टू बी कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। अगर आप चाहते हैं आपको गेट स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए तो इन दैट केस आपके पास गेट 2023 या 2024 या 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए इन द सेम गेट सब्जेक्ट और पेपर एज क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन, ठीक है। यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट है ना उसी डिपार्टमेंट में आपका गेट स्कोर भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट दी है, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, इसमें क्या बताया गया है कि इतने जो डिपार्टमेंट हैं, ये देखिए लंबा डिपार्टमेंट दिया गया है, ये सारे डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि ये जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको कहा दैट इज मान लेते हैं आपका क्वालिफाइंग डिग्री एरोसाइंस में है, ऑटोमोबाइल्स में है, ऑटोमोटिव, और इसके अलावा जो है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन है। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा इन्होंने ये पूरा मेंशन किया है, ये यहाँ से लेकर देखा जाए तो पूरा नीचे तक, ठीक है, ये पूरा एरिया यहां तक जितने भी डिग्री मेंशन की है ये सारे डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहां पर ओके अब हम बात करते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट की, ठीक है। हमने जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इस केस में जो है आपके पास एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी होना चाहिए, दैट इज इन फिजिक्स या फिजिकल साइंस या फिर अप्लाइड फिजिक्स विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट बीएससी, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग लेवल, or at subsidiary or ancillary level in case of a 5-year integrated MSc or BE, BTech, BSc engineering या फिर integrated MTech in engineering physics with minimum 60% aggregate marks. MSc or integrated MSc candidate must additionally have minimum of 60% aggregate marks इन बीएससी, बीई, बीटेक एंड बीएससी। यानी कि अगर आपका एमएससी है, एमएससी फिजिक्स है या इंटीग्रेटेड एमएससी है, इन दैट केस आपको बीएससी में या बीई या बीटेक में जो है अलग से आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए।
Physics postgraduate applicant who meet above mentioned educational criteria opting to be considered on the basis of GATE score only. अगर आप सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गेट 2023, 2024, गेट 2025 जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट में ये सारे गेट स्कोर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स वाले हैं और आप किसी और डिपार्टमेंट का गेट स्कोर लेके बैठे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल फिजिक्स हो गया, केमिकल फिजिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, जियो फिजिक्स हो गया, एमटेक इन फिजिक्स हो गया, ये सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू दी केमिस्ट्री डिसिप्लिन, सेम वही है, एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री विथ फिजिक्स अप टू बीएससी or up to subsidiary or ancillary level, that is in case of a 5-year integrated MSc and mathematics at standard 12 or at BSc or at subsidiary or ancillary level in case of a 5-year integrated MSc with minimum 60% marks aggregate marks in the MSc। तो यहाँ पे वही बोला है कि आपके पास MSc या फिर इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन उस केस में आपका फिजिक्स जो है BSc लेवल पे होना जरूरी है। ठीक है, या फिर आपके पास जो है दैट इज 12th क्लास में जो है एक तरीके से मैथमेटिक्स होना जरूरी है, एज वेल एज यहाँ पे वही बोला है कि बीएससी जो है बीएससी में फिजिक्स आपका पढ़ना जरूरी है, या फिर मतलब कि या तो बीएससी में आपने फिजिक्स पढ़ा हो, या फिर 12th लेवल पे आपने मैथ्स पढ़ा हो, या फिर बीएससी लेवल पे जो है आपके पास अलग से जो है 60% मार्क्स हो। तो यहाँ पे 3-4 क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ऑब्वियसली वही बोला है कि सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री किया है उनके पास बीएससी में 60% मार्क्स होना जरूरी है। अगर आप खाली गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो इन दैट केस आपके पास गेट 2023 या फिर 2024 या 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, स्पेशली इन गेट केमिस्ट्री, यानी कि जो गेट का पेपर होता है केमिस्ट्री सेक्शन में उसमें जो है आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये सारे डिपार्टमेंट जो यहाँ मेंशन है ये सारे डिपार्टमेंट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कमिंग टू द बायोसाइंस कैटेगरी, बायोसाइंस कैटेगरी का भी सेम है। बायोसाइंस डिसिप्लिन के बारे में जो है डिटेल में मैंने अपने दूसरे चैनल पे इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज वो सारा का सारा चैनल जो है मेरा वो मेनली बायोसाइंस यानी लाइफ साइंस से डील करता है। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है बायोसाइंस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज टीचिंग पाठशाला चैनल। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे के सारे बायोसाइंस, लाइफ साइंस, मेनली जो साइंस डिपार्टमेंट होते हैं उससे जुड़े आप कह सकते हो कि कंटेंट मिलते हैं, जॉब अपडेट्स मिलते हैं, इस टाइप के पोस्ट अपडेट मिलते हैं। सो कमिंग टू द बायोसाइंस कैटेगरी, यहाँ पे आपका एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी होनी चाहिए इनमें से सारे डिपार्टमेंट में से, हो तो अच्छा बात है। इसके अलावा जो है आपका 60% मार्क्स जो है आपका बीएससी में भी होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और चीज यहाँ पर मेंशन की है, मैं वो आपको बता देती हूँ। MSc applicants should have studied one out of physics, chemistry or biochemistry or agriculture chemistry as a subject at BSc stage or at subsidiary or ancillary level in case of the 5-year integrated MSc। यानी कि जो बच्चे MSc पास आउट हैं उनका बीएससी के लेवल में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़े रहना जरूरी है। अगर आप गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो अगेन वही रूल है, गेट 2023, 2024, 2025 जो है इनमें से कोई भी गेट स्कोर के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो गेट स्कोर या तो लाइफ साइंस यानी एक्सेल में होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, बीटी में। जैसे कि गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वो यहाँ पे जो है एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं जो मेंशन है यहाँ पे, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बायोसाइंस डिपार्टमेंट। सेम गोज विथ जियोलॉजी, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। जियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी सेम वही है कि एमएससी या एमटेक होना चाहिए जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोकेमिस्ट्री में, ये सारा का सारा दिया गया है। अगेन वही है कि आपके पास जो है 60% एग्रीगेट होना चाहिए, और इसके अलावा एडिशनल एलिजिबिलिटी के लिए आपका मैथमेटिक्स मांगा है, दैट इज इन 12th क्लास। ओके, अगर आप डायरेक्टली गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपके पास गेट 2023, 2024 या 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए इन द सब्जेक्ट जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में, और ये जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ध्यान रहे इस चीज का कि ऐसा नहीं है कि आपके पास गेट स्कोर है तो ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी।
ये एलिजिबिलिटी के साथ, क्योंकि हर जगह मेंशन है कि हु मीट अबव मेंशन एजुकेशन क्राइटेरिया। देखिए एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव, यानी कि इसके साथ प्लस ये भी होना चाहिए और प्लस ये भी होना चाहिए इन ऑल द सेक्शन जो अभी तक हमने फिलहाल में डील किया। ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरा गेट क्वालिफाइड है तो मुझे कुछ और नहीं देखना है, नहीं, वो सब भी देखना है। प्लस प्लस होते जा रहा है, आइदर और में नहीं चल रहा है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं ओनली एमएससी रेगुलर पे बेसिस पे जिन्होंने अपना मास्टर किया है वही एलिजिबल है। अगर आपने कहीं पे पार्ट टाइम पे या फिर बाय रिसर्च आपने एमएससी किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। 60% एग्रीगेट मार्क्स होना जरूरी है और कन्वर्जन की अगर जरूरत पड़ती है, मान लीजिए ग्रेड दिया गया है तो कन्वर्जन का आपको वहां पे एक तरीके से प्रूफ अटैच करना होगा। ओके, बाकी सब यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो एज लिमिट जो है काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे। ओबीसी के लिए 26 है, सॉरी जनरल कैटेगरी के लिए 26 है, ओबीसी के लिए 29 है, एससी एसटी के लिए 31 है। बाकी सारे यहाँ पे कुछ और डिपार्टमेंट दिए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट जो है 18 कंसिडर की जाएगी। नेशनलिटी आपका इंडियन होना जरूरी है। अगर आप पहले से ही कहीं और काम कर रहे हैं तो इन दैट केसेस आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जो है उसे जमा करना होगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पर 500 रहने वाली है फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, और बाकी सारी कैटेगरी अलॉन्ग विद द पीडब्ल्यूडी एंड फिजिकली पीडब्ल्यूडी हो गया। इसके अलावा बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी इंक्लूडिंग द वुमेन्स फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी एज वेल एज जनरल कैटेगरी, उनके लिए कोई फी नहीं है। लेकिन मेक श्योर जेंडर के अलावा अगर आप किसी और बेसिस पे जो है यहाँ पे एक तरीके से फी से एग्जेम्प्ट हो रहे हैं तो इन दैट केस आपको प्रूफ भी प्रेजेंट करना होगा। ओके, अगर आप फाइनल ईयर के रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट हैं, यानी आपका लास्ट ईयर चल रहा है एग्जाम का और आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गेट 2025 का फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि गेट 2025 का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, मिड ऑफ फरवरी में होने वाला है, तो इन दैट केस ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनको अपना सारा जो रिजल्ट होगा वो 31 जुलाई 2025 तक प्रेजेंट करना होगा। ओके, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आप उनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, वहां पे आपको क्लिक करके जो है रजिस्ट्रेशन करना है। वेबसाइट आप देख सकते हैं, दैट इज www.barcoceesexam.in पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये टेबल दिया गया है, इस टेबल के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी यहाँ बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने डिफाइन कर दिया है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोड है 21 और ओसीईएस डीजीएफएस का जो डिसिप्लिन है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई। यहाँ पे दिया गया है कौन सा को आपके पास डिग्री होना चाहिए और गेट का स्कोर कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए और ट्रेनिंग स्कीम ऑफ बार्क जो है क्या होने वाला है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी जो है आपके डिपार्टमेंट के बेसिस पे ही मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दिया है तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ देखिए ओसीईएस का, दैट इज योर फिजिकल साइंस का, केमिस्ट्री का, बायो साइंस का भी दिया है, तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। जियोलॉजी का भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। ओके, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम तो भाई सभी को देना है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट वो बच्चे जो खाली गेट स्कोर या फिर नाइजर स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके अलावा बाकी सबको तो गेट एग्जाम सॉरी ऑनलाइन एग्जाम देना ही होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा कि आपको +3 मिलेगा हर एक राइट क्वेश्चन पे और -1 होगा हर एक गलत क्वेश्चन पे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे 100 और टोटल टाइम जो होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो होगा 120। अब आप सोचेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस में इन्होंने यहाँ खास कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एज वेल एज एक और एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं CSIR नेट, ठीक है। तो ये जो दो एग्जाम है, इन दो एग्जाम के जो सिलेबस होते हैं ना, मोर और लेस बार्क भी वही सिलेबस के बेसिस पे एग्जाम लेता है। फिर भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जैसे कि सिलेबस जो होगा दैट इज साइंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन डिसिप्लिन which a candidate has selected. The question are intended to ask from basic understanding of subject in the area of science and engineering exam discipline selected by the candidates.
emphasis would be knowledge and problem solving ability rather than a memory of the candidate. जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ये सब चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, यानी जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड ये सब नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके लिए जो बच्चा अप्लाई कर रहा है या तो वो साइंस बैकग्राउंड से है तो सीधी सी बात है वो गेट या सीएसआर के बारे में जरूर जानता है। ओके, और अगर आप डायरेक्टली गेट स्कोर के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपने गेट एग्जाम भी दिया है, तो गेट और सीएसआर नेट के जो सिलेबस होते हैं आपके डिपार्टमेंट वाइज, वही सारे सिलेबस के बेसिस पे यहाँ पे एग्जाम लिया जाता है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पढ़ सकते हैं, एग्जाम हॉल में क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। मेक श्योर पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश ओनली होगा, इंग्लिश में ही आपको पेपर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, बहुत सी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, इसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पोस्ट है ये 1 जनवरी 2025 को रिलीज की जा चुकी है। लास्ट डेट जो है इसकी रहने वाली है दैट इज 26 जनवरी 2025 को। करेक्शन विंडो जो है 7 से लेकर 14 फरवरी के बीच में ओपन हो जाएगा और आपको वेन्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम आप कहाँ देने वाले हो वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। एडमिट कार्ड आप 25 फरवरी तक डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम जो है 8 या 9 मार्च को होने के चांसेस हैं। गेट स्कोर को अपलोड करने के लिए आपको पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा 17 से लेकर 24 मार्च तक और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए हैं उनका डेट जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 तक उनके नाम भी पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरव्यू होने के चांसेस जो है मई में रखे गए हैं, मई से लेकर जून में, और जो फाइनल स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लास्ट वीक ऑफ जून तक बता दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं इनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्पेशली 1 अगस्त 2025 से जो है चांसेस हैं कि इनका जो भी मतलब आप कह सकते हो ओसीएस प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको एडमिशन वगैरह सब कुछ देना 1 अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो सकता है। लेकिन ये डेट सारे के सारे टेंटेटिव है, इसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है, इसलिए आप ऑनलाइन जो पोर्टल है इनका ये पर्टिकुलर वेबसाइट यहाँ पे आप विजिट करते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एज के बारे में बता दिया गया है, एवरीथिंग इज मेंशन। यहाँ पे सिटी बता दी गई है कि कौन कौन सी सिटी में जो है एग्जाम रखा जाएगा। अगर आपकी सिटी यहाँ पर मेंशन नहीं है तो मेक श्योर आप अलग से जो है आपके मतलब कि घर के आसपास की सिटी या आसपास के जो स्टेट होते हैं वहां पे आप एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मेंशन कर सकते हैं। तो ये था सारा का सारा डिटेल। तो अगर आप में से जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, ऑब्वियसली जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत रेपुटेटिव पोस्ट है विद अ वेरी गुड सैलरी एज वेल एज अ वेरी गुड पोजीशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन है ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में जो है और भी अच्छे अच्छे जॉब के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।